तो डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, जिसका कि उसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। तो डिफाइन किया जाता है कि वैसा एटम्स, वैसा एलिमेंट्स जो कि या तो एटम के फॉर्म में हो तो या फिर आयन के फॉर्म में हो तो उसका इनकम्प्लीटली, ठीक है, या फिर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी दोज एलिमेंट्स विच इन एटॉमिक फॉर्म एज वेल एज आयोनिक फॉर्म हैव इनकम्प्लीटली और पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल जो होता है वो पार्शियली फिल्ड होगा या इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। तो वही ट्रांजिशन दी एलिमेंट्स विच आइदर एज एलिमेंट्स, या तो एलिमेंट के रूप में रहे तो या फिर आयन के रूप में रहे तो उसका पार्शियली फिल्ड जो होता है वो डी सबसेल, डी सबसेल जो होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है, उसी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। तो इस तरह से जो है वो the transition elements which have incompletely filled n-1d subshell, जो d subshell जो होता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है, वही डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में आता है। तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये हम लोग जानते हैं, n-1d 1 से लेकर 10 होगा, और ns जो होगा ये इसका 1 से इसका 2 हो जाता है, ठीक है इसमें, ठीक है। तो इसका देख सकते हैं n-1 d 1 to 10 और ns का इसका। तो इस तरह से जो है इसका डी ब्लॉक का ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब उसके बाद जो है इसमें अब देखना है इसका कि एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप 12 का, अब डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है वो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जाता है, ठीक है। ग्रुप 3, 4, 5 से लेकर पूरा ग्रुप 12 तक जाएगा। तो इसमें जो होता है वो ये ध्यान में रखना है कि ग्रुप 3 का जो एलिमेंट्स होता है और ग्रुप 12 का जो एलिमेंट्स होता है उसका बहुत ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो कि उसमें कुछ कुछ मतलब मैच नहीं करता है इससे, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट से, ट्रांजिशन एलिमेंट से बहुत हद तक मैच नहीं करता है। तो कैसे कैसे इसमें क्या होता है सो देखते हैं। तो देखो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12 जिसमें कि जिंक आता है, कैडमियम आता है और मरकरी आता है, ठीक है, उसका कंप्लीटली फिल्ड n-1 डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन देखे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की श्रेणी में वो एलिमेंट्स आता है जिसमें जो कि एलिमेंट के फॉर्म में रहे या फिर आयोनिक फॉर्म में रहे, तो वो उसका इनकम्प्लीटली या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। लेकिन ग्रुप 12 का जो एलिमेंट्स है जिंक, कैडमियम, मरकरी, उसका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। इसकी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली श्रेणी में एक तरह से कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो वही चीज आता है इसका, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12 जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैज कंप्लीटली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल इन देयर एलिमेंटल फॉर्म एज वेल एज इन देयर आयोनिक फॉर्म, ठीक है। Zn2+ Zn के रूप में रहे तब उसका n-1 d10 ns2 होता है, और आयोनिक फॉर्म में जब Zn2+ का मतलब ns से 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तब भी वो कंप्लीटली फिल्ड ही है, ठीक है। तो सो दे आर नॉट रिगार्डेड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है उसको कंसीडर नहीं हम लोग करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली श्रेणी में, ठीक है। लेकिन उनको स्टडी किया जाता है डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के साथ या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ स्टडी किया जाता है, क्योंकि उनका बहुत सारा प्रॉपर्टीज जो है वो मैच करता है डी ब्लॉक के एलिमेंट से, ट्रांजिशन एलिमेंट से। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी बिलोंगिंग टू ग्रुप 12 are not considered as transition elements। तो इसका कारण वही बताएंगे, because we know that transition elements have incompletely or partially filled d orbital, but group 12 elements zinc, cadmium and mercury have completely filled d orbitals, so they are not considered as transition elements, but they are studied with transition elements because they have properties, many properties which are similar to that of transition elements। बहुत ऐसा properties होता है जो कि मैच करता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले से, ठीक है। तो दे आर स्टडीज विद डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को मेंटेन करने के लिए, और सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज मैचेज विद डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कुछ प्रॉपर्टी भी जो होता है वो मैच करता है डी ब्लॉक वाले एलिमेंट से, ठीक है। उसके अलावा जो है वो अब ये एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 जो जस्ट अभी बोले हैं कि ग्रुप 3 का और ग्रुप 12 का, एक फर्स्ट डी ब्लॉक 3rd से स्टार्ट होता है, 12 पे एंड होता है। तो ग्रुप 3 का एलिमेंट्स और ग्रुप 12 का एलिमेंट्स, इसमें कुछ कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो कि मैच नहीं करता है, ठीक है, मैच नहीं करता है।
तो उसको हम लोग जैसे देखते हैं कि ग्रुप 3 वाले में आता है स्कैंडियम, ठीक है, यूट्रियम है, लैंथेनम है, एक्टिनियम है, ये ग्रुप 3 का एलिमेंट्स आता है, ठीक है। तो उनका क्या होता है कि बहुत ऐसा प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो ग्रुप 3 का एलिमेंट्स होता है उनका बहुत ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच नहीं करता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच नहीं करता है, उसके बावजूद उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स मानते हैं। इसके पीछे रीजन यही है, बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के डेफिनेशन से मैच करता है। तो ग्रुप 3 और ग्रुप 12 वाले में दोनों में एक दूसरे से डिफरेंट चीज है कि ग्रुप 3 में क्या है कि इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है लेकिन प्रॉपर्टीज मैच नहीं करता है, और ग्रुप 12 वाले में क्या है कि प्रॉपर्टीज मैच करता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों ग्रुप का जो एलिमेंट्स होता है इनको कहा जाता है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। नॉन टिपिकल लगा हुआ है, इसके पीछे रीजन वही है क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनका बहुत या तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं करता है या फिर उनका प्रॉपर्टीज मैच नहीं करता है, तो वही चीज है इसका। तो इसमें एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 स्कैंडियम वाला जो है इसका ग्रुप का, इसका डिफर इन दी प्रॉपर्टीज फ्रॉम दैट ऑफ अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसका प्रॉपर्टीज मैच नहीं करता है, ठीक है। अब जैसे कि ग्रुप 3 का जो भी एलिमेंट्स होता है वो ट्राईवैलेंट होता है, ट्राईवैलेंट मतलब वैलेंसी 3, लेकिन डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का हम लोग आगे देखेंगे कि उसका जो भी होता है ग्रुप 3 के और बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो बहुत सारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, एक से ज्यादा, 2 4 6 ऐसे ऐसे करके ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खासियत ही होती है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। लेकिन ग्रुप 3 का एलिमेंट्स क्या हो जाता है कि उसका प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है, वो इसमें ट्राईवैलेंट हो जाता है, वैलेंसी बस +3, डायमैग्नेटिक होता है। और डी ब्लॉक का मैक्सिमम एलिमेंट्स जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो और स्कैंडियम वाला जो ग्रुप 3 का जो एलिमेंट्स है वो डायमैग्नेटिक है, बल्कि बाकी सारा ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। ग्रुप 3 का एलिमेंट्स जो होता है वो उसका ट्राईवैलेंट होता है, मतलब वैलेंसी एक शो करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही शो करेगा मैक्सिमम, और बाकी सारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कलरलेस होगा, पैरामैग्नेटिक होता है तब वो कलर्ड होता है, डायमैग्नेटिक होने पर वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है। वाइल दी अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उल्टा हो रहा है, हेलो हेलो सर, हेलो। आवाज आ गई, ठीक है। तो इसमें इसका देख सकते हैं, तो वही ग्रुप 3 का जो एलिमेंट्स है उसका हम लोग देखे थे ट्राईवैलेंट है, बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक से ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। ग्रुप 3 का जो एलिमेंट्स है वो डायमैग्नेटिक होता है, बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक होता है। ग्रुप 3 का एलिमेंट जो होता है वो मैक्सिमम जो होगा वो उसका वो कलरलेस होगा, बाकी सब कलर्ड पाया जाता है, ठीक है। तो ये हम क्या देख सकते हैं, ये तीन जो कंपेरिजन जो किया गया है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ग्रुप 3 का एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा है। तो ये सब एग्जांपल्स है, ये भी पूछ सकता है कि क्या क्या कौन कौन ऐसा एग्जांपल्स दे सकते हैं जिससे कि हम ये शो होता है कि ग्रुप 3 एलिमेंट्स जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से उसका प्रॉपर्टीज मैच नहीं करता है। तो ये सब सारा प्रॉपर्टीज हम बता सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स माना जाता है बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो वही है, बट सिंस दे हैव पार्शियली फिल्ड डी सबशेल दे आर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो, अब इसका सो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 का जो एलिमेंट्स है और ग्रुप 12 का जो एलिमेंट्स है आर कॉल्ड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, while the other transition elements are called typical transition elements। बाकी का जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा मतलब ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 11 तक का जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनको टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाएगा, और ग्रुप 3 का और ग्रुप 12 का जो एलिमेंट्स होगा उसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज इसका देख सकते हैं, इसका ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है। अब इसके बाद जो है इसमें इसका ध्यान देना,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है, तो इलेक्ट्रॉन ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखे हुए हैं उसका इसका जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है n-1 d 1 से 10 तक इसका आता है, और इसके अलावा जो है वो इसका ns 0 से 2 के बीच में इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ns या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, 1 से 2, 0 से 2 नहीं 1 से 2। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है n-1 d 1 to 10, और ns जो है वो 1 से 2, या तो 1 होगा नहीं तो 2 होगा। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो भी है, जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको 4 सीरीज में बांटा गया हुआ है, 4 सीरीज में बांटा गया हुआ है। ठीक है, तो इसका पहला तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज ऑफ 10 एलिमेंट्स, मतलब 10-10 एलिमेंट का। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जाएंगे तो हमको टोटल मिला के 10 एलिमेंट्स मिलेगा। ठीक है, तो 10-10 एलिमेंट्स का 4 सीरीज में जो है वो बांटा गया हुआ है। तो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होगा उसको 4 सीरीज में बांटा गया हुआ है, हर एक सीरीज में 10-10 एलिमेंट्स है। अब उसके बाद इसका तो सबसे पहला जो सीरीज है फर्स्ट सीरीज, या फिर उसको 3D सीरीज भी बोलते हैं। क्योंकि फर्स्ट वाले को 3D सीरीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि फर्स्ट वाले सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स 3D में भरता है। ठीक है, तो उसको फर्स्ट या फिर 3D सीरीज बोलते हैं, जो कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जाता है। ठीक है, स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक जाएगा। फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है जो कि 4D सीरीज को बोलेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स 4D में बढ़ेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4D में बढ़ेगा। इसमें यट्रियम से लेकर ये कैडमियम तक जाता है। फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है जिसको 5D सीरीज भी बोलते हैं। तो इसका जो है वो लैंथेनम जो है, इसका लेंथ, ये उसका सीरीज होता है लैंथेनम के बाद से स्टार्ट होता है। तो ये इसका हॉफनियम वाला जो इसका लैंथेनम वाला से लेकर और ये मरकरी तक जाता है ये। ठीक है, 80, तो यहाँ पे 57 से लेकर यहाँ पे ये 80 तक जाएगा। फिर इसके बाद जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, जो लास्ट ट्रांजिशन सीरीज है, उसको 6D सीरीज भी बोलते हैं, जो कि एक्टिनियम वाले ग्रुप का। इसमें जानते हैं कि ये जो लेंथ इस वाले दोनों पीरियड में जो होता है एलिमेंट्स को निकाला गया हुआ रहता है वो बाहर की तरफ, एफ ब्लॉक वाला जो एलिमेंट्स है नीचे लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज इसी में से निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर फिर ये अन बायम, ठीक है 112, ये यूयूबी हम जानते हैं, ये नोमेनक्लेचर है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसका नाम दिया गया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से जाता है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये 4 सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज, सेकंड या फिर 4D सीरीज, थर्ड या फिर 5D सीरीज, और फोर्थ या फिर 6D सीरीज। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये यहाँ पे इसका मेंशन किया गया हुआ है। तो ये बात हो गई कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है। ग्रुप 3 और ग्रुप 12 का जो भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स का उसमें या तो कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं करता है या फिर प्रॉपर्टीज मैच नहीं करता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। उसका कारण भी जानना है, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और सीरीज के बारे में। अब देखना है इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड। इस साल क्वेश्चन वगैरह भी इससे पूछा हुआ है बहुत सारा कि डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसको हम कैटलिस्ट के रूप में क्यों यूज कर सकते हैं, बहुत ऐसा ऐसा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन सब पूछा हुआ था, तो ये सब अच्छे से समझना है, ईजी है। तो सबसे पहले ये चीज है कि जितना भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, ठीक है, वो सारा का सारा जो है वो मेटल्स होता है, जो कि हार्ड मेटल्स है। ठीक है, एस ब्लॉक का जो भी एलिमेंट्स सब होता है वो भी मेटल्स है, लेकिन वो सॉफ्ट मेटल्स में आता है। लेकिन डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है जो कि मेटल्स है, ये हार्ड मेटल्स में आता है। ठीक है, ब्रिटल होगा, ठीक है, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विथ कोवेलेंट बॉन्ड। डी ब्लॉक का जो भी मेटल्स होता है उसमें पार्टिकल्स के बीच में जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसकी वजह से ये स्ट्रांग होता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स जो है, मेटल्स जो है, वो स्ट्रांग क्यों होता है। तो स्ट्रांग होने के पीछे रीजन है बिकॉज देयर पार्टिकल्स हैव स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन देम ड्यू टू विच दे हैव हाई स्ट्रेंथ या दे आर स्ट्रांग। तो ये तो कोवेलेंट बॉन्डिंग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। अब डी ऑर्बिट इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, तो ये हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल्स जब इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो दूसरा कोई भी एटम जो है वो इस डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन देकर शेयर करके जो है बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो चूंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इनकम्प्लीटली फिल्ड है, फिल्ड अगर रहता तो कोई दूसरा एटम इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता था। लेकिन चूंकि इसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसलिए दूसरा एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स
अपना जो है इसके इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल में शेयर कर सकता है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बना सकता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, मेटल्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों है? बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, ड्यू टू विच अदर एटम कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ डी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। और इस कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट्स होता है, मेटल्स होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो वही चीज है। अब उसके अलावा जो है एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर लो, वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है और डेंसिटी हाई होता है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम। तो सॉलिड ऐसे भी जानते हैं, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो सॉलिड अगर हम लेते हैं तो सॉलिड की खासियत होती है, क्योंकि सॉलिड फ्लो तो करता नहीं है, तो सॉलिड कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर 1 kg सॉलिड लें, 1 kg लिक्विड लें, 1 kg गैस लें, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा गैस, क्योंकि गैस में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होता है। लिक्विड में थोड़ा जो है दूरी दूरी पे रहता है, लेकिन सॉलिड केस में पार्टिकल्स इतना क्लोज होता है कि वो वॉल्यूम भी कम से कम ऑक्यूपाई करता है। तो सॉलिड वॉल्यूम कम से कम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो इसीलिए अब डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट्स है वो मेटल है। मेटल जो होता है वो जनरली सॉलिड ही होता है, मरकरी को छोड़ के। तो उसमें जो भी मेटल होगा, सॉलिड होने की वजह से ये वॉल्यूम बहुत कम ऑक्यूपाई करेगा। तो वॉल्यूम बहुत कम होता है, और वॉल्यूम जब कम होगा तो फॉर्मूला हम जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब कम है, डिनोमिनेटर का वैल्यू कम है, तो पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा, इस हिसाब से डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो वही एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स आर लो एंड सो डेंसिटी इज इंक्रीज्ड। ठीक है, डेंसिटी जो होता है वो बढ़ जाता है, फॉर्मूला डी इज इक्वल टू एम बाई वी के अकॉर्डिंगली। अब उसके बाद जो होता है ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो जनरली हाई होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग जब है इसके मेटल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, तो वैसे केस में इसको ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो जब ज्यादा से ज्यादा हीट देना पड़ जाएगा तो यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो वही है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज they are associated with a strong covalent bond and so more heat is required to break their particles। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से ज्यादा हीट की जरूरत होती है। ठीक है, इसको मतलब मेल्ट करने के लिए या फिर बॉयल करने के लिए। अब इसके बाद आते हैं इसमें, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दी ट्रांजिशन एलिमेंट, द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ईच ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट डिक्रीज। अब इसमें साइज की बात आती है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, ये सब वजह से समझना है, इंटरेस्टिंग भी है, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो साइज का ऑर्डर जो होता है वो पहले क्या होता है, डिक्रीज करता है। ऐसे हम लोग जनरल ट्रेंड जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो होता है वो डिक्रीज करता चला जाता है, साइज डिक्रीज करता चला जाएगा, साइज कम होता चला जाता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में क्या हो जाता है कि साइज जो होता है पहले डिक्रीज करेगा, फिर साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होने लगता है, और फिर लास्ट तक जाते जाते साइज बढ़ जाता है। तो अगर हम ग्राफ की अगर हम बात करें, जैसे कि ग्राफ अगर देखते हैं, तो जैसे कि पहले ग्राफ ऐसे जाएगा, साइज पहले डिक्रीज करेगा, ऐसे स्लोप जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो पहले जैसे जैसे हम ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक बढ़ेंगे, तो स्टार्टिंग में पहले साइज डिक्रीज करेगा, तो ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड, फिर उसके बाद क्या होता है, साइज लगभग सेम रहने, तो उसके बाद ग्राफ ऐसे कांस्टेंट होने लगेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे पैरेलल, और फिर उसके बाद लास्ट में जाते हैं साइज बढ़ जाता है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, पहले घटेगा, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज करेगा। तो ये चीज होता है। तो इसमें डी ब्लॉक का एलिमेंट्स में यही चीज होता है, ये ट्रेंड आता है इसमें। ये जनरल ट्रेंड से थोड़ा हटके है कि पहले साइज डिक्रीज करता है, फिर मिडिल में आते आते तक जो होता है वो साइज नियरली सेम हो जाता है, और एंड तक जाते जाते थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट डिक्रीज। ठीक है, उसके अलावा देन रिमेन्स नियरली सेम, उसके बाद नियरली सेम रहेगा, एंड फर्दर स्लाइटली इंक्रीज एट द फाइनल मेंबर, जो फाइनल मेंबर तक पहुंचते पहुंचते फिर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये चीज हो जाता है। तो इसमें इस तरह से इसका ये साइज का ट्रेंड है, ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में। ठीक है, तो ये इसका जो है इसमें देख सकते हैं। अब उसके बाद जो है ये कैसे होता है, ये
समझना, ये थोड़ा सबसे ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग है इसका, कि डिक्रीज करता है, ये तो जनरल ट्रेंड है। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, दिस इज जनरल ट्रेंड, जिसका रीजन हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो सेम शेल में बढ़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में बढ़ता है, और साथ में क्या होता है, जिसकी वजह से साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ता चला जाता है न्यूक्लियस में। तो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहा है लेकिन सेम शेल में, और प्रोटॉन्स जो होता है वो बढ़ता चला जा रहा है न्यूक्लियस में, तो इसका चार्ज बढ़ रहा है। तो क्या हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट को डोमिनेट कर जाता है, तो साइज डिक्रीज करता है। तो स्टार्टिंग में साइज डिक्रीज करता है, दिस इज जनरल ट्रेंड। ठीक है, तो स्टार्टिंग में साइज डिक्रीज करता है बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर देन शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट को डोमिनेट करता है। तो ये जनरल ट्रेंड है स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, मिडिल में आने पर साइज नियरली सेम हो जाता है। तो साइज नियरली सेम हो जाने के पीछे रीजन होता है कि मिडिल में पहुंचते पहुंचते तक क्या हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लगभग बराबर हो जाता है। ठीक है, बराबर। तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो साइज ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। ठीक है, ये हम जानते हैं, ये ऑब्वियस से बात है, ये बात समझ सकते हैं इसको कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज घटता है, और शील्डिंग इफेक्ट जब ज्यादा होता है तो साइज बढ़ता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है शील्डिंग इफेक्ट को, इसीलिए साइज स्टार्टिंग में घटता चला जाता है। मिडिल में जब पहुंचते हैं तो क्या हो जाता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट ये लगभग सेम हो जाता है। तो सेम हो जाने की वजह से ना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा ना ही शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करेगा, दोनों सेम है। तो साइज ना ही घटेगा साइज ना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। तो मिडिल में आने पर यही ट्रेंड आ जाता है। तो ये भी जैसे जैसे डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स डी सबसेल में बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है इसको, कि डी सबसेल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाता है, उसकी शील्डिंग इफेक्ट उसका जो है वो इंक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में शील्डिंग इफेक्ट कम था, फिर बीच में आने तक क्या हो गया, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम हो गया, जिसकी वजह से साइज कांस्टेंट हो गया। और एंड में जब जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। तो एंड तक पहुंचते पहुंचते शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कर देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से साइज इंक्रीज कर जाता है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा नहीं है, न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा नहीं है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये साइज जो होगा वो बढ़ जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन बढ़ने लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का जो होल्ड जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वीक है, कम है। ठीक है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा हुआ है। तो ये जो ट्रेंड जो है ये समझना अच्छे से जरूरी है कि कैसे होता है, कि जैसे जैसे जो है मतलब लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में, वैसे वैसे पहले साइज डिक्रीज करता है, फिर साइज सेम रहता है, और एंड तक आते आते बढ़ जाता है। तो पहले साइज डिक्रीज करता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट को डोमिनेट करता है, इसलिए साइज घटता है। मिडिल में आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट नियरली सेम हो जाता है, इसकी वजह से ना ही साइज बढ़ता है ना ही घटता है, सेम रह जाता है। और एंड तक आते आते शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, इसकी वजह से क्या हो जाता है, साइज बढ़ जाता है एंड तक आते आते। तो ये ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। तो वही चीज, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इन ईच इन द बिगिनिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज which tends to pull electrons inwards। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। in the middle of the transition elements due to increase in number of electrons in n-1 d orbitals। अभी जस्ट जो बताएं कि d ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने लगता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में शील्डिंग इफेक्ट कम था, बीच में आते आते क्या हो जाता है, देयर इज एन इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन्स शील्ड दी आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इनवर्ड पूल ऑफ द न्यूक्लियस, शील्ड करता है वो। ठीक है, तो मिडिल में ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसलिए साइज सेम, और एंड में आते आते स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, वही चीज यहाँ पे लिखवाया गया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आ जाता है। तो इस तरह से इस चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब इसमें जो है वो एक ये भी आता है कि हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज करता है।
ठीक है, टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज करता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, जिरकोनियम हॉफनियम है, नायोबियम टेलुरियम, इसका जो है 2 एलिमेंट्स ऐसा है जिसका कि साइज नियरली सेम हो जाता है। तो इसको देखते हैं सबसे पहले, एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इसको 3D सीरीज भी बोलते हैं, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज इसको 4D सीरीज, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इसका मतलब 5D सीरीज। ठीक है, तो ये चीज आ जाता है। तो इसमें एटॉमिक रेडियाई ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर मच स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड। जो थर्ड ट्रांजिशन सबसे ऊपर आएगा फर्स्ट वाला, उसके नीचे आएगा सेकंड वाला, उसके नीचे आएगा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो भी एलिमेंट्स होता है, तो टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता है। तो फर्स्ट वाले से ज्यादा साइज होना चाहिए सेकंड वाले का, सेकंड वाले से ज्यादा साइज होना चाहिए थर्ड वाले का। ठीक है, लेकिन थर्ड वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स का साइज जितना होना चाहिए उससे कम होता है, जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उससे कम होता है। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे रीजन होता है कि थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स भरने लगता है 4f ऑर्बिटल्स में, f ऑर्बिटल। और f ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन भरता है तो उसका शील्डिंग इफेक्ट जो होता है या स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेगा वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट और कम होता जाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट कम हुआ मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाएगा, तो साइज घट जाएगा। तो वही चीज है इसका ट्रांजिशन सीरीज के, इसमें द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर मच स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का साइज जो होता है वो जितना होना चाहिए उससे कम होता है। ठीक है, एटॉमिक साइज ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बिकम नियरली इक्वल टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो एलिमेंट्स है, सबसे ऊपर आएगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसके नीचे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का साइज जो है वो सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साइज के लगभग बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये बराबर क्यों हो जाता है, इसके पीछे रीजन वही होता है, इसका f ऑर्बिटल वाला जो बताया, जिसको हम लोग लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन का भी नाम देते हैं। तो देखो वही लिखवाए इसके, द एटॉमिक साइज ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बिकम्स नियरली इक्वल टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, यानी 4D सीरीज। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज क्या है, 5D सीरीज। दिस इज बिकॉज इन 5D सीरीज इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फिलिंग इन 4f ऑर्बिटल्स। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स भरने लगता है किसमें, 4f ऑर्बिटल्स में, हुज शील्डिंग इफेक्ट इज वेरी लेस। ठीक है, जिसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज बिकम्स ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो शील्डिंग इफेक्ट से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज कर जाता है। साइज अगर होना चाहिए था 10, ये नॉर्मल मतलब जनरल ट्रेंड था कि साइज होना चाहिए था 10, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, इसकी वजह से साइज नॉर्मल से कम हो जाता है, जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उससे कम हो जाता है। ठीक है, तो वही साइज घट जाता है। दिस इज टर्म्ड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसी की वजह से होता है क्योंकि 4f ऑर्बिटल्स का शील्डिंग पावर जो होता है वो बहुत वीक होता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन 4f में भरेगा वैसे वैसे उसका शील्डिंग पावर वीक और होता चला जाता है। ठीक है, तो देखो जिरकोनियम है और हॉफनियम है। जिरकोनियम है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट्स है या फिर 3D सीरीज का, और हॉफनियम जो है ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट्स है या फिर 5D सीरीज का। तो जिरकोनियम 3D सीरीज का, हॉफनियम 4D सीरीज का। ठीक, सॉरी, जिरकोनियम जो है वो 4D सीरीज का और हॉफनियम जो है वो 5D सीरीज का। तो ये दोनों एलिमेंट्स जो है, जिरकोनियम पहले फर्स्ट सीरीज है, फिर सेकंड सीरीज है, फिर थर्ड है। तो जिरकोनियम सेकंड सीरीज में है और हॉफनियम जो है वो थर्ड में है। तो टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता है, तो हॉफनियम का साइज जिरकोनियम से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हो क्या जाता है, दोनों का साइज नियरली सेम हो जाता है। ठीक है, तो सेम हो जाने के पीछे रीजन यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है कि जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज जो है वो क्यों लगभग बराबर हो जाता है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और इसका जो है वो, इसमें जो 3D 4D सीरीज और 5D सीरीज वाला जो है, तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या फिर 4D सीरीज या 5D सीरीज का जो एलिमेंट्स है उसका साइज नियरली सेम क्यों हो जाता है। इसके पीछे रीजन वही है कि जो इसका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन्स 4f में भरता है जिसका शील्डिंग पावर कम होता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाता है, तो साइज घट जाता है। जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट किया साइज घट जाना है। ठीक है, तो ये जनरल ट्रेंड से थोड़ा हटके है, तो इस चीज को अच्छे से
समझना है इसका। अगर ये अगर किसी को अगर नहीं अगर समझ में आएगा तो हमको पूछ सकता है, या फिर अगर वीडियो को भी अगर दोबारा अगर देखेंगे तो वो चीज़ समझ में आ जाएगा। जी, फिर भी अगर ना समझ में आए तो जरूर पूछ लेना इसका। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो ये इसका हो गया इसका। अब उसी में फिर देखना है इसका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो वही भी बता रहे थे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो लेंथेनॉइड सीरीज में जो होता है ना, लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, लेंथेनॉइड सीरीज में जो भी एलिमेंट्स होता है वो क्या हो जाता है, उसका साइज जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टीडी ऑर्डर में घटता चला जाता है, ठीक है, स्टीडी ऑर्डर में। ऐसा नहीं कि किसी में ज्यादा घट गया किसी में कम घटा, एकदम स्टीडी ऑर्डर में घटता है। तो इसके पीछे रीजन वही बताएं कि लेंथेनॉइड सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स भर रहा है 4f ऑर्बिटल्स में। 4f ऑर्बिटल्स में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स भरेगा वैसे वैसे शील्डिंग पावर घटता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। इसलिए जो साइज जो होता है वो स्टीडी ऑर्डर में डिक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसी को बोलते हैं। 4f ऑर्बिटल्स का शील्डिंग पावर वीक होता है, स्क्रीनिंग पावर वीक होता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरता जाएगा वैसे वैसे शील्डिंग पावर घटता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता जाएगा, जिसकी वजह से साइज स्टीडी ऑर्डर में डिक्रीज करता जाएगा। इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, घटना, ठीक है, तो वही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो स्टीडी डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ 14 लेंथेनॉइड्स, ठीक है। इसका जो है लेंथेनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स होता है, तो उसका जो साइज जो होता है वो स्टीडी ऑर्डर में डिक्रीज करता है ड्यू टू वीक शील्डिंग पावर ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। 4f ऑर्बिटल्स के वीक शील्डिंग पावर की वजह से जो होता है वो जो स्टीडी ऑर्डर में डिक्रीज करता जाता है साइज, उसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है इसका डेफिनेशन पूछता है, या फिर और उसका कारण पूछता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे रीजन है वीक शील्डिंग पावर ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। डी सब सेल का, डी ऑर्बिटल्स का शील्डिंग पावर ज्यादा होता है, ठीक है, और एफ ऑर्बिटल्स का, 4f ऑर्बिटल्स का शील्डिंग पावर जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स का शील्डिंग पावर जो होता है वो ज्यादा होता है, उसकी वजह से हम लोग देख रहे थे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भर रहा था वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट जो है बढ़ता जा रहा था। तो साइज पहले घटा फिर बढ़ा, सेम रहा फिर बढ़ गया। और 4f वाले का शील्डिंग पावर वीक होता है, तो जैसे जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा शील्डिंग पावर और कमजोर होता जाता है, ठीक है, इसकी वजह से साइज घट जाता है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे भी रीजन यही है, ठीक है। तो ये वाला चीज होता है, तो इसको इसमें इसका ये चीज देख सकते हैं